नमस्कार मित्रों, मैं अंकित मिश्र आप सभी का स्मृति संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में ससूत्र वृद्धि संधि तक पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे हमारा जो अगला सूत्र है एंगी पररूपम अर्थात पररूप संधि हम लोग पढ़ेंगे। तो एंगी पररूपम में सबसे पहले सूत्र देखते हैं। क्या सूत्र है? एंगी पररूपम, यही है पररूपम। ठीक है, ये रा है हाँ? एंगी पररूपम यह सूत्र है। अब इसको अर्थ लगाने के लिए हमको पिछले सूत्र में जाना पड़ेगा। इससे पहले कौन सा सूत्र पढ़े थे और उससे भी पहले कौन सा सूत्र पढ़े हैं। ठीक है, अर्थात इससे पहले जो सूत्र पढ़े गए हैं, तो सबसे पहले इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है जो अष्टाध्यायी गोपाल दत्त शर्मा की, उसमें आद आद गुणा सूत्र है, उसमें आद में अंडरलाइन किया गया है और उसमें लिखा है कि सूत्र तक आवृत्ति अर्थात अनुवृत्ति जाएगी। तो इस सूत्र में उसकी अनुवृत्ति आ रही है किसकी? आद गुणा सूत्र की। तो सबसे पहले हम वह सूत्र लिखेंगे किसके किसकी अनुवृत्ति और किस प्रकार से अर्थ निकालना है। इसमें सबसे पहले आद गुणा यह सूत्र है आपका। तो इससे किसकी अनुवृत्ति आ रही है? आद की अर्थात अवर्ण से। तो यहां पर ये लिख लेना है हमको अवर्ण से। ठीक है, अवर्ण। फिर इसके पहले ठीक पहले एक सूत्र पढ़े थे उपसर्गा धृति धातु परे पढ़े थे। तो वहां से हमको उपसर्ग की अनुवृत्ति ले लेना है कि कौन सा सूत्र है? उपसर्गा धृति धातु परे। इसको मैं अलग अलग कर दिया था जब पढ़ा रहा था। जो भी नहीं देखे हैं वह पिछले वीडियो में देख लीजिए तो आपको वह पूरा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर उपसर्गात रीति धातु परे रीति है। ठीक है, री का सप्तमी में बना है रीति, अर्थात यहां से इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी और यहां से इसकी। तो इसको हम नीचे अर्थ लिखते हैं हम लोग क्या? अवर्ण। ठीक है, अवर्णात ऐसे अनुवृत्ति आ जाएगी इससे आद गुणा से। फिर उपसर्गात, इससे उपसर्ग आ जाएगी। ठीक है, उपसर्गात। स्पष्ट हो गया? अवर्णात उपसर्गात। फिर इसके बाद किसकी अनुवृत्ति आ रही वह देखना है। फिर अब यह सूत्र को देखना, एंग पररूपम यह सूत्र है प्लस एंगी। क्या होना चाहिए? एंगी अर्थात एंग। ठीक है, सप्तमी है एंगी। और उसके बाद एकह पूर्व परयोह उसकी भी अनुवृत्ति जाएगी। 111 तक अनुवृत्ति जा रही है उसकी। ठीक है, तो एकह पूर्व परयोह अर्थात यहां पर लिख देता हूं, ये कंडीशन हो तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? ये पूर्व पर के स्थान में एक पर रूप हो जाता है। तो उसकी अनुवृत्ति आएगी एकह पूर्व परयोह। ये पूरा सूत्र है। ठीक है, पूर्व परयोह इसकी अनुवृत्ति आएगी। तो आप देखिए कितने सूत्रों की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर। अवर्णात ये कहां से आई अनुवृत्ति? आद गुणा से आई। ठीक है, उपसर्गात ये कहां से आई? यह उपसर्गा धृति धातु परे से अनुवृत्ति आई। अर्थात इसका अर्थ हम निकालिए, अवर्ण उपसर्ग से एंगादि, यह एंग जो है एंगी, एंग में वो दो ही आएंगे ए ओ। तो एंगादि धातु परे रहते पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश हो जाता है, अर्थात पहले वाला पर में मिल जाएगा। इसलिए पर रूप संधि। पर मतलब जो एक देखिए प्लस है, ये यहां पर समझा देता हूं मैं आपको। ये प्लस है, इधर वाला जो होगा यह होगा पर और इधर वाला जो होगा यह होगा पूर्व। समझ में आया? तो पूर्व वाला पर में मिल जाएगा, वह संधि कहलाती है पररूप संधि। ठीक है, मैं आपको सरलता के लिए प्लस का से उदाहरण के रूप में बता दिया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ देख लीजिए आप पूरा ऐसे ही। अब वृत्ति भी आप देखेंगे तो वृत्ति में भी यही लिखा है, आदु उपसर्गा देंगातौ धातौ परे पर रूप में का देशा स्यात्। ठीक है, यही है ना, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से। ठीक है, एंगादि धातु परे रहते, यही है, एंगादि धातु परे रहते। फिर पूर्व और पर के स्थान में ये यहां से अर्थ आ जाएगा, पूर्व और पर के स्थान में पररूप एक आदेश होता है, अर्थात पर वाले में मिल जाता है और वह एक आदेश हो जाता है। समझ में आ गया ना? हम देखिए सूत्र से ही अर्थ निकाले हैं, हम कहीं अन्यत्र नहीं जा रहे हैं। अवर्ण उपसर्ग से एंगादि धातु परे, तो यहां से धातु भी ले आइए, ऐसे कर लीजिए एंग और ये धातु। ठीक है, तो एंगादि धातु परे पूर्व और पर के स्थान में, यहां से इस सूत्र से ले लेना है, पूर्व और पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है। ठीक है, यह जो अब यह फिर लास्ट में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? पररूप एकादेश होता था, पहले वाला पर में जाकर के मिल जाता है। तो मेरे को लगता है यह सूत्र जो है आपको अच्छी तरह से समझ में ससूत्र आ गया होगा कि इसकी अनुवृत्ति कहां कहां से आती है। अब इसमें हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा अलग अलग ही लिख दो, प्रे जमा एजते।
ठीक है। अब यहां आप यह देखिए, ऐसी कंडीशन है तो यहां सबसे पहले कौन सी संधि होनी थी, कौन सी मतलब संधि हो रही थी, तो आप याद करिए एक बार, आद गुणा नहीं, वो सॉरी, वृद्धिरादैज। क्या कहता है वृद्धिरादैज? कि अवर्ण से एज परे रहते पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि होती है। तो पा में आ है ना, देखिए पा में आ है, ठीक है, पा रा, सॉरी पा के बाद रा आएगा, ठीक है, ये आ, तो पा में आ है ना, प्रा में आ है, और उसके बाद क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, तो उसके बाद एच है, ए है ना, तो एच में ही ए आता है, तो वृद्धि होनी चाहिए थी, परंतु नहीं। यह सूत्र कैसा है, वृद्धि का अपवाद सूत्र है। और सबसे ज्यादा जो सूत्रों में बलवान होता है ना, तो वह सबसे ज्यादा अपवाद सूत्र ही बलवान होता है। आप एक लिख लीजिए, बहुत अच्छी परिभाषा स्मरण आ रही है मुझे, वह आपके काम में आ जाएगी। क्या है? पूर्व, यह आप समझ भी लीजिएगा, पूर्व पर्य नित्य अंतरंग, ठीक है, इसको लिख लीजिए, पूर्व पर नित्य अतरंग अपवादानाम, फिर आगे क्या है, उत्तरोत्तरम बलीयः, उत्तरोत्तरम बलीयः। स्पष्ट है? ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए बलीयः लास्ट में, ठीक है, जो पूर्व सूत्र होगा उससे पर अर्थात बाद वाला जो सूत्र है वह बलवान होता है, और बाद वाले से भी नित्य सूत्र बलवान होता है। और नित्य का परिभाषा क्या है, कृता कृत प्रसंगी विधि नित्यः। नित्य के लिए क्या है, अर्थात उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अर्थात कोई आ रहा तब भी वह अपना काम करेगा और नहीं आ रहा तब भी काम करेगा। कृत और अकृत, अर्थात करने पर भी और न करने पर भी जो ऐसा हमेशा इसकी सत्ता रहे, तो वह कैसा सूत्र कहलाता है, नित्य सूत्र कहलाता है। तो इसमें यही कहा गया है, पूर्व से पर सूत्र बलवान होता है, पर से भी नित्य सूत्र बलवान होता है, और नित्य से भी अंतरंग सूत्र बलवान होता है, और सबसे जो ज्यादा बलवान होता है ना, अंतरंग से भी अपवाद सूत्र बलवान होता है। स्पष्ट हो गया? क्या होता है, सबसे जो बलवान होता है अपवाद सूत्र बलवान होता है। समझ में आ गया? तो आप यह याद कर लेंगे। और इसकी नित्य की मैं परिभाषा क्या दिया था, कृत नित्य प्रसंगी, कृत प्रसंगी विधि नित्यः, ठीक है। कृत और अकृत होने पर भी जिसकी सत्ता हो वह नित्य सूत्र कहलाता है। तो यहां पर जो अपवाद है अर्थात वह सबसे बलवान है, वृद्धि से भी बलवान हुआ ना, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं इस परिभाषा को। अब यहां पर देख लीजिए आप, क्या है, यहां पर वृद्धि हो रही थी पर उसको रोक करके कौन सा सूत्र आया हमारा, यह सूत्र आया एंग पर रूपम। यह क्या कहा, अवर्ण उपसर्ग से एंगादि धातु परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एकादेश होता है। हमने सूत्र से ही अर्थ निकाला, वृत्ति तो पढ़े नहीं, ठीक है, इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। अब यह जो आ है ना, यह आ ए में मिल जाएगा, आ किस में मिल जाएगा, ए में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मिला दीजिए, प्रेजते, ठीक है, ए है ना तो ए ऊपर आ गया, ठीक है, तो आ ए में मिल गया तो क्या बन गया हमारा, प्रेजते। इस प्रकार से यह पररूप संधि है, अर्थात पर में जाकर के मिल जाती है। आप यह नियम जान लिए। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण क्या दिया हुआ है, अर्थात दूसरा इसमें एक, अब ये कहा कि इतने ही जगह यह केवल पररूप संधि नहीं होगी, और जगह होगी, मतलब कि और जगह कैसे होगी, तो अगला सूत्र देखिए, अचोन त्यादि टी। अब यह जो सूत्र है ना, यह सूत्र समझने वाला है, ठीक है। इसमें आप दो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपधा संज्ञा किसकी है और टी संज्ञा किसकी होती है ना। तो एक पहले हम अचोन त्यादि टी जहां पर जो दिया है उसको समझते हैं। क्या, अचोन त्यादि टी, ठीक है, यह है आपका सूत्र है। हम इसको पहले अलग अलग लिख लीजिए, क्या है, विच्छेद करके लिख लेते हैं ना, तो आप कभी आपको अर्थ निकालने में स्पष्टता रहेगी और आप कभी मतलब अर्थ निकालने में आपको कभी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अचः, अंत्यः, आदि और टी, स्पष्ट है, अचः, अंत्यः, आदि, टी। अब इसमें आप अर्थ कैसे निकालेंगे, ठीक है।
अचों के मध्य में, ये षष्ठ्यंत है, ठीक है। तो अच के मध्य में, अचों के मध्य में जो अंतिम अच है, ठीक है, अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वह आदि के साथ अर्थात पूरे समुदाय के साथ उसकी कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा होती है। समझ में आया? अभी समझ में ज्यादा नहीं आया होगा, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जल्दी हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे मेरा नाम है अंकित। क्या नाम है? अंकित। स्पष्ट है? संस्कृत में ऐसे नहीं लिखा जाएगा अंकित, ठीक है, का पंचम वर्ण नहीं लिखा जाएगा, परंतु मैं हिंदी में सामान्य तरीके से लिख रहा हूं, अंकित। अब इसमें देखिए टी संज्ञा किसकी होगी? इसको हम अलग अलग लिखते हैं की के बाद में, अंकी, आधा ता और आ, ठीक है। अब इसमें देखिए टी संज्ञा किसकी है? तो क्या कहा? अचों के मध्य में जो अंतिम अच है, अच तो ये ई भी है, का में जो ई है वो भी है, ये आ भी है, परंतु अंतिम अच कौन है? अंतिम स्वर कौन है? तो अंतिम स्वर ये आ है, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। स्पष्ट हो गया? टी संज्ञा किसकी होगी? जो ये अच के अंतिम अच की, अर्थात अचों में जो अच है उसके अंतिम अच की और आदि के साथ उस पूरी समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। अभी हम समुदाय की नहीं समझे, अब समुदाय में एक उदाहरण ये ले लेते हैं, मनस। अभी तो हमने एक ये समझा कि अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, ठीक है। और एक इसमें और बात कह रहा है कि अंतिम अच के पहले मान लीजिए और कोई व्यंजन आ रहा है कि दो वर्ण आ रहे हैं कि तीन वर्ण आ रहे हैं स्वर के अलावा, तो उनकी भी टी संज्ञा हो जाएगी। कैसे होगी? मनस। अब इसको आप अलग अलग लिख लीजिए, मनस को यहां लिख लेता हूं, मनस में इसको मिटा दीजिए, यहां पे मनस, मा आधा ना, मा ना, आ और ये सा हलंत है, ठीक है, मनस हलंत ना, ऐसे लिखा जाता है मानस, ठीक है, मानस। अब देखिए, अब इसमें अब आपको जो समुदाय है ना, अंतिम अच के साथ वो अंतिम अच के अंतिम अच की और आदि की और वह पूरे समुदाय की टी संज्ञा होती है, यही अर्थ है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए अंतिम अच कौन है? अचों में अंतिम अच होना चाहिए, ठीक है। अच तो ये भी इसमें मा ना, यहां पे मैंने आ नहीं लिखा, इसमें यहां भी आएगा मा आ, ठीक है, तो यहां भी आ है। तो क्या कहा? अचों में जो अंतिम अच है, तो अचों में अंतिम अच कौन है? ये है ना, अच मतलब स्वर, ये है अंतिम अच। फिर उसके बाद क्या कहता? अचों में जो अंतिम अच है वह है आदि में जिसके, क्या कहा? वह है आदि में जिसके, ये है ना आदि टी, वह है आदि में जिसके उस शब्द समुदाय की कौन संज्ञा होती है? टी संज्ञा होती। तो इसके किसके आदि में है? सा के आदि में है ना, यही कहा ना, जिसके आदि में है, तो सा के आदि में था, सा के पहले है, तो इस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। समझ में आया? क्या समझे आप? क्या कहा? अचों में जो अंतिम अच है, ठीक है, अंतिम अच ये आ है, ये भी है आ, पर अंतिम अच नहीं है, अंतिम अच ये है, अच मतलब स्वर, अंतिम स्वर ये है, ठीक है। ये एक हमारी ये शर्त तो पूरी हुई, परंतु आदि में जिसके है, तो किसके आदि में? सा के आदि में है, तो उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। तो यह पूरे अस की टी संज्ञा हो गई। समझ में आया? अब ये मनस में कोई पूछेगा टी संज्ञा वर्ण कौन से है, तो आपको अस नाम लेना है। कैसे लेना है बता दिया ना, यह समझने वाली चीज है, यह रटने वाली चीज नहीं है कि आपने अचोन्त्यादि टी इस वर्ण का याद कर लिए, ठीक है। तो आपको अर्थ निकल गया ना, कैसे अर्थ निकाले? अर्थात अचों के मध्य में नहीं, अचों में जो अंतिम अच है और वो जिसके आदि में है, उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो ये जो आ है वह किसके आदि में है? सा के आदि में है, तो इस पूरे समुदाय की कौन सी संज्ञा हो गई? यह टी संज्ञा हो गई, तो अस की टी संज्ञा हो गई। समझ में आ गया ना? अब यहां पर भी अंकित में ता में आ है, तो वह किसी के आदि में नहीं है, तो तब भी आ की टी संज्ञा होगी। दो में से कंडीशन कोई हो, यदि दोनों है तो दोनों की हो गई। मैं आपको दोनों उदाहरण एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। समझ में आ गया ना आदि टी संज्ञा कहां होती है। अब एक प्रश्न उठता है कि उपधा संज्ञा होती है, कौन सी? उपधा। तो उसमें अलोन्त्यात पूर्व उपधा एक सूत्र है, कौन सा है? अलोन्त्यात पूर्व उपधा। वह क्या कहता है? अंतिम अल की संज्ञा होती है, अर्थात अंतिम अल में कौन सी? उसमें आप ऐसा समझिए, मैं आपको एक सरल भाषा में समझा दूं। सरल भाषा में मतलब कि सेकंड लास्ट की, है ना, सेकंड लास्ट की कौन सी संज्ञा होती है? उपधा संज्ञा होती है। अब देखिए, जैसे अंकित था, अंकित में सेकंड लास्ट कौन है? ता है, तो केवल ता की ही संज्ञा होगी। उसमें यदि ये था टी संज्ञा, तो उसमें पूरे समुदाय की संज्ञा थी, पर उसमें एक की ही
संज्ञा होगी उपधा, यह डिफरेंस है। कोई पूछ ले आपसे तो आपको क्या बताना, सेकंड लास्ट की संज्ञा होती है और केवल एक की ही होगी, ठीक है ना। और केवल अंतिम अल, तो अंतिम अल इसमें ता है। स्पष्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अचोन त्यादि वो अलोन त्याद पूर्व उपधा यही कहता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा सूत्र। अब ये जो हम टी संज्ञा किए हैं, इस टी संज्ञा का फल क्या है वह अगले सूत्र में बताते हैं। तो अगला क्या है सूत्र हमारा, शकंद्वादिषु वार्तिक है ये, शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। इसको मिटा दूं, आपको टी संज्ञा समझ में आ गई। टी संज्ञा किसकी होती है, अब लिख लीजिए आप, शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। आपको केवल पंच संधि तक ऐसे पढ़ लेना, एक एक सूत्र अनुवृत्ति सहित, क्योंकि आगे आपको फिर अर्थ निकालने में ना कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। यह क्या कहा, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, अर्थात जो शकंधु आदि शब्दों में, मैं आपको पहले एक बात समझा दूं, गण होते हैं कितने, इसमें पाणिनि व्याकरण में आप पढ़ेंगे गण, तो ऐसे ही पाणिनि व्याकरण के अंतर जैसे धातु पाठ पाणिनि व्याकरण का, ऐसे गण पाठ भी है, ठीक है। तो गण दो प्रकार के हमको मिलते हैं, क्या, गण को दो भागों में आप बांट लीजिए। कैसे, पहले आपको जितना बता रहा हूं उतना ही समझते जाइए, तो आपको यह सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गण कितने से, एक होता है हमारा शुद्ध गण, कौन सा, शुद्ध गण, और दूसरा होता है आकृति गण, ठीक है। अब यह शुद्ध गण क्या होता है, शुद्ध गण हम किसको कहते हैं, जिसमें शब्दों की संख्या निश्चित होती है, कि अर्थात ये गण में इतने ही शब्द हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हमको शब्द नहीं मिलेंगे। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए गर्गादि गण, कौन सा गण है ये, गर्गादि गण, शुद्ध गण के अंतर्गत एक उदाहरण लिख दूं, गर्गादि गण। अब इसमें आप देखेंगे ना तो आपको एकदम नपे तौले शब्द मिलेंगे, 102 शब्द, कितने, 102 शब्द। आपको समझ में आया। गण पाठ जो है वह दो तरीके से होता है, अर्थात गण में शब्द होते हैं, ठीक है, कह देता कि इस गण में ऐसा है तो ऐसा करना है आपको। तो गण दो तरीके के होते हैं, एक होता है शुद्ध गण, एक होता है आकृति गण। शुद्ध गण में शब्दों की संख्या निश्चित होती है और आकृति गण में शब्दों की संख्या निश्चित नहीं होती है। शुद्ध गण का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, जैसे गर्गादि गण में 102 शब्द हैं, ठीक है, वह निश्चित है कि 102 ही शब्द है। ऐसे ही सर्वादि गण है, इसी के शुद्ध गण के अंतर्गत दिया जाएगा, उसमें भी 35 शब्द हैं, अर्थात उसमें निश्चित है कि उतने ही शब्द हैं, शब्दों की संख्या उसमें निश्चित है। तो आपको स्पष्ट हो गया, गण दो प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध गण, दूसरा आकृति गण। शुद्ध गण में शब्दों की संख्या निश्चित होती है और आकृति गण में शब्दों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अब आकृति गण किसको कहेंगे, अर्थात शब्द को देख करके ऐसा अनुमान लगा लेना कि यह भी उसी प्रकार से है, ठीक है। अब जैसे हम यहां पढ़ रहे हैं ना, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, तो शकंधु गण है और वह कैसा गण है, वह आकृति गण है। तो आपको आकृति देख करके अनुमान लगा लेना है कि, और जो इसी के तरीके से आपको यदि शब्द मिल रहे हैं सरकंधु के, यह सकंधु की तरह, तो आपको यह अनुमान लगा लेना है कि वह आकृति गण का ही है, अर्थात शब्द को देख करके वैसा मान लेना, वह आकृति गण कहलाता है। इसमें शब्दों की संख्या निश्चित नहीं है, आपको यदि इसी तरीके से 1000 शब्द मिल जाए तो वह आकृति गण के अंतर्गत आएगा, परंतु शुद्ध गण में ऐसा नहीं है, उसमें संख्या निश्चित है। अब समझ में आया कि आकृति गण और शुद्ध गण में क्या अंतर है। अब इसमें हम देखते हैं, अब जो यह हमारा वार्तिक है, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, अब यह क्या कह रहा है कि शकंधु आदि शब्दों में, यही है ना, शकंध्वादिषु, तो शकंधु आदि शब्दों में पर रूप कहना चाहिए, बस इतना ही कहा, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, वाच्यम इत्युक्ते वक्तव्यम, कहना चाहिए, ठीक है, शकंध्वादि शब्दों में पर रूप कहना चाहिए। अब यहां पर आपको देखना है कि यह एक गण है, कौन से गण के अंतर्गत आ गया, आकृति गण के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब हम इसमें एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है हमारा, शक प्लस अंधु, शक प्लस अंधु, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, तो सा का में आ है और आ है, तो दीर्घ संधि हो रही थी,
परंतु उसके जब आप सकंदवाद रूपम वाच्यम में पढ़ रहे हैं तो एक शब्द दिया है तच्चटेहे, क्या वह टी हो, क्या हो, वह टी संज्ञा हो, तभी वहां पर पररूप होगा। क्या सकंदवादी पररूप में कहना चाहिए, अर्थात सकंदवादी शब्दों में पररूप होता है, पर कब, जब वह टी संज्ञक हो। समझ में आया? तच्चटेहे, वह टी संज्ञा की ही होगी। टेहे षष्ठ्यंत है ना, तच्चटेहे आपकी वृत्ति में नीचे लिखा है, देख सकते हैं, तच्चटेहे, अर्थात उसकी तभी होगी कब, जब वह टी संज्ञा होगा। अब यहां पर आप देखिए शक प्लस अंधुह दिया हुआ है। अब यहां पर हम अलग अलग समझाने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, ये इसको भी अलग लिख देता हूं कि और स्पष्ट हो जाएगा आपको। शा आ प्लस अंधुह, ठीक है जी। अब यहां पर देखिए आप अचोन्त्यादि टी से यहां पर क्या टी संज्ञा हो रही है, क्या हो रही है कि नहीं हो रही है? यहां पर देखिए यहां पर दो अच हैं, पर वो क्या कहा, अचो में जो अंतिम अच है, यही है ना कि जो पहला सूत्र आया अचोन्त्यादिति अचह अंत्यः अंचः अंत्यः टी, यही है ना पूरा। अचो में जो अंतिम अच है, तो अचो में अंतिम अच कौन है, ये अर्थात स्वर, और वह क्या है, जिसके आदि में है, तो ये किसी के आदि में तो है नहीं, अर्थात केवल यही है, तो केवल इसी की टी संज्ञा हो जाएगी, अर्थात केवल इसी आ की टी संज्ञा हो जाएगी। और जब टी संज्ञा हो जाएगी तो शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, अर्थात शकंदु आदि में क्या होना चाहिए, पररूप हो जाएगा, अर्थात वह अपने पर में जाकर के मिल जाएगा। ये आ जो है इसमें जाकर के मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शकंधु। और यह किसका अपवाद है, जब आप आगे सूत्र पढ़ेंगे ना, अकह सवर्णे दीर्घः, अर्थात दोनों यदि सवर्ण हो, सवर्ण मतलब इधर भी वही वर्ण और इधर भी वही वर्ण, तो इधर भी छोटा आ है और इधर भी ह्रस्व आ है, दोनों तरफ ह्रस्व आ है ना, तो दीर्घ होना चाहिए था, पर दीर्घ नहीं हुआ। यह क्या कहा कि नहीं, यदि वह टी संज्ञक हो रहा है और शकंद्वादि शब्दों में है, अर्थात आकृतिगण जैसा है, तो उसकी कौन सी संज्ञा, वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, पररूप। ठीक है, पररूप संधि हो जाएगी। अब मिला दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा, शकंधु। ठीक है, समझ में आ गया ना, टी संज्ञा, तो टी संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण, आपके पेपर में भी पूछ सकता है। इसको मिटा दूं, शकंधु। अब आगे देखते हैं, आगे उदाहरण हमारा क्या दिया है, शकंधु के बाद आगे दिया करकंधु, यह भी सेम है, इसमें भी कुछ नहीं बताना है मुझे, जैसे शकंधु था वैसे ही करकंधु है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या अंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें का में आ है ना, दिख रहा है, तो दोनों को मिला दीजिए, टी संज्ञा है तो करकंधु बन जाएगा। ठीक है, यह भी किसमें पढ़ा गया है, सकंद्वादि शब्दों में पढ़ा गया है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, यह पर वाले के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला जो उदाहरण आता है वह आपको और स्पष्ट कर देगा। कौन सा उदाहरण है, मनीषा, तो उसमें मूल शब्द क्या है, मनस, यही है ना, मनस प्लस ईशा। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा होगी, कैसे टी संज्ञा होगी, मैं आपको बता चुका हूं ना, देखिए ना आ और सा प्लस ईसा, स्पष्ट है जी। अब यहां पर आप देखिए, जो यहां पर अचो में जो अंतिम अच है, तो अचो में अंतिम अच कौन है, ये है ना, अच मतलब स्वर, अर्थात स्वरों में जो अंतिम स्वर है, इतना सरल कर दिया। ठीक है, अच यदि जिसके समझ में ना आए, तो स्वरों में जो अंतिम स्वर है यह आ है, और वह स्वर अर्थात वह अच जिसके आदि में है, तो यह अच किसके आदि में है, सा के आदि में है, तो वह पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। तो इसकी पूरी कौन संज्ञा हो गई, टी संज्ञा हो गई। समझ में आया। और यह पूरा जो अस है वह अपने पर के साथ मिल जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा, वही पररूप संधि होगी ना। तो अब देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मां फिर ना हमने पूरा लिख दिया, और जो अस है तो इसमें मिल गया, तो फिर केवल ई बचा, तो ईशा, तो क्या बन गया हमारा, मनीषा। स्पष्ट हो गया कैसे आप मनीषा बनाए, है ना। तो मनस प्लस पर अस क्या हो गया, पर वाले के साथ मिल गया, तो हमारा मनीषा बन गया। टी संज्ञा कैसे हुई आपको मैं समझा दिया। ठीक है, कि अर्थात जो अचों में जो अंतिम अच है, अंतिम अच कौन सा है, आ है, और वह अच जिसके आदि में है, तो सा के आदि में है, तो वह पूरे समुदाय की अर्थात यह पूरे अस की टी संज्ञा हो जाएगी। और जब टी संज्ञा हो जाएगी तो वह टी जो है अपने पर के साथ मिल जाएगा, और जब पर के साथ मिल जाएगा तो पररूप संधि हो जाएगी। स्पष्ट है, तो यह हमारा क्या बन गया, मनीषा बन गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे एक और उदाहरण लिखा है, मारतंडः।
आगे देखिए एक पंक्ति लिखी है, आकृति गणोयम लिखा है ना, क्या लिखा है, मैं जो आपको पहले बता दिया, आपको पहले ही सरल कर दिया कि आकृति गण क्या होता है, ठीक है। अर्थात ये सब आपको आकृति देख करके समझना चाहिए। अब अगला हमारा वो है मार्त, इसको भी अलग अलग लिख लूं, लीजिए मार्त प्लस अंडा, यही है। अब यहां पर देखिए मार्त प्लस अंडा में अचो में जो अंतिम अच है कौन है, आ, तो इसकी टी संज्ञा हो गई, ठीक है। अब इसमें ये आ है तो यह पररूप के साथ मिल जाएगा ना, और जब यह पररूप के साथ मिल जाएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, मार्तंडा, ठीक है। अब कई लोग इसमें वो करेंगे मार्तंडा, इसमें एक वो समझने वाली चीज है कि कई जगह आपको ये जो ता है ना, आपको यह ता डबल मिलता है, ठीक है। अंडा में ये, क्योंकि संस्कृत में ऐसे अनुस्वार नहीं लिखा जाता, ऐसा लिखिए, ठीक है, अंडा। अब इसमें आप ये देखिए कि कहीं कहीं आपको डबल ता मिलता है ना, तो उसमें क्या कंडीशन है, उसमें अचोरहाभ्याम द्वे से द्वित्व हो जाता है, वहां पे अनचिचा से इत्यादि से द्वित्व नहीं होगा, किससे होगा, अचोरहाभ्याम द्वे से। यदि आप उसको देखना चाहे तो देख लीजिए, हालांकि आपको दोनों रूप मिलेंगे, मार्तंडा में मिलता है और कहीं पर आपको ऐसा भी मिलता है मार, ये डबल ता वाला, तो इसको आप देख लीजिए मार्तंडा कैसे बनता है। तो इसको अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र है, कौन सा, अचोरहाभ्याम द्वे, ठीक है, ये सूत्र है आपका। अब इसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे, देखिए, अर्थात पूर्व ये अच, पूर्व में अच हो, बाद में रा और हा हो, और इसके बाद क्या हो, यर हो, तो उसको क्या हो जाता है, यर को द्वित्व हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए अच हो, अच के बाद रा हा होना चाहिए, अच के बाद क्या होना चाहिए, रा हो कि फिर हा हो, तो उस यर को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए यहां पर आप देख लीजिए, अच है पहले, फिर उसके बाद रा है, ठीक है, तो फिर ये ता बचा, तो ता को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। समझ में आया ना, कैसे हो जाएगा, देखिए आपको कहां पे लिख दूं, ऊपर वाला यहां पे लिख दूं, देखिए यहीं पर साथ दिखाई पड़ रहा हो, मुझे पता नहीं आपको, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रहा ना कि मुझे दिखाई पड़े। मा आ बड़ा ही है ना, फिर रा, फिर ता, आ, फिर अंडा, यही है। अब यहां पर देखिए द्वित्व कैसे हुआ, अचोरहाभ्याम द्वे, क्योंकि मैं इसकी प्रक्रिया बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे भी डबल ता बनता है। अब यहां पर देखिए ये अचोरहाभ्याम द्वे का अर्थ क्या है, मैंने पहले लिख दिया कि पूर्व में अच होना चाहिए, तो ठीक है, ये अच्छा है ना, उसके बाद रा हो या कि फिर हा हो, तो है ये रा है ना, ये हमारी कंडीशन घट रही है, फिर उसको यर को द्वित्व हो जाता है, तो यर में ता आता है, आप प्रत्याहार बना लीजिए, ठीक है, तो ता आता है, तो ता को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। जब ता को द्वित्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये डबल ता हो जाएंगे, ठीक है, और जब डबल ता हो जाएंगे तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मार्तंडा, ठीक है। अब बन जाएगा ना, अब मिला दीजिए आप, तो आपको नीचे लग रहा नहीं दिख रहा होगा, इसको मिटा देता हूं यहां पर, तो हमारा क्या बन गया, मार्तंडा। जब डबल ता हो गया तो ये मिल गया ना, डबल ता हो गया तो हमारा क्या बन गया, मार्तंडा। स्पष्ट हो गया, अचोरहाभ्याम से कैसे ता हुए डबल, ठीक है, अर्थात अच होना चाहिए पूर्व में, उसके बाद ता रा हो या कि हा हो, तो हमारा यहां पर देखिए रा है, और उसके बाद यर को द्वित्व हो जाता है, तो ता को डबल हो गया, इस ता को, ठीक है। जब इस ता को द्वित्व हो गया तो हमारा मार्तंडा बन गया, स्पष्ट है। तो किस प्रकार से हमारा मार्तंडा बना, तो अचोरहाभ्याम से द्वित्व होकर के, तो आपको स्पष्ट यह सूत्र हो गया होगा, मैं समझता हूं। शकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम, अर्थात शकंदादि शब्दों में, शकंदु इत्यादि शब्दों में इनको क्या हो जाता है, पर रूप कहना चाहिए, और कब कहना चाहिए, तच्चटे है, वह टी का हो, अर्थात वह टी संज्ञक हो। तो हमको कैसे हमारा यह सिद्ध हुआ, वह हम यह पूरे को घटा चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र है ओमांगोश्च, कौन सा है, उसको आप अलग अलग करके लिख लीजिए, इसको मिटा दूं, एंगी पर रूपम हो गया, प्रकरण वही चल रहा है, चलिए लिख देता हूं क्योंकि आप भूल ना जाए, एंगी पर रूपम, ठीक है, पर रूपम। अब अगला सूत्र आता है ओम, क्या है, ओम आंगोच, तो उसका विच्छेद क्या होगा, ओम आंगोच, यही होगा ना, ओम आंगोच। अब यहां पर देखिए, यहां पर विसर्ग होगा षष्ट्यंत,
क्या कहा, ओम आंगो च। अब इसका अर्थ कैसे ले आएंगे, ठीक है। अर्थ देखिए क्या है, आद गुणा की इसकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो आद गुणा से क्या लाएंगे, अवर्ण, क्या लाएंगे, अवर्ण। फिर उसके बाद क्या आएगा, एंगी पर रूपम की भी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। दोनों और एक पूर्व प्रयोग सूत्र की, हमको यह सब ध्यान में रखना दिमाग में, तो हमको नीचे के अर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या कहा, अवर्ण से ओम और आंग पर में हो, क्या हो, ओम और आंग पर में हो, तो दोनों के स्थान में क्या होता है, पररूप एकादेश होता है। दोनों के स्थान में क्या होता है, पररूप, पररूप। और मैं यह जो दोनों के स्थान में बोल रहा हूं, यह किस सूत्र से ला रहा हूं अर्थ, एक पूर्व परयोः सूत्र से, अर्थात पूर्व और पर के स्थान में पररूप एकादेश हो जाता है, ठीक है। तो यह कहां से लाया, अवर्णार्थ आद गुणा से लाया। अवर्ण से ओम आंग परे, फिर एंगी पर रूपम से यह अर्थ लाना पड़ेगा मुझे। इससे पहले तो वो पूर्व और पर एका पूर्व परयोः से लाना पड़ेगा। क्या अर्थ है, अवर्ण से ओम आंग शब्द परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में, यह अर्थ आया एक पूर्व परयोः सूत्र से, पूर्व और पर के स्थान में। फिर यह सूत्र एंगी पर रूपम से पररूप आया, पररूप एकादेश हो जाता है। तो आपको समझ में आया ना, अनुवृत्ति में कहां से लगा रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से अर्थ निकला, अर्थात अवर्ण से ओम आंग हो तो पररूप हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा उदाहरण क्या दिया है, हमारा इसमें उदाहरण दिया है शिवाय प्लस ओम, यही है ना, अर्थात शिवाय ओम नमः बनाना है। तो इसको देख लेते हैं, शिवाय, इसमें हलंत कर लेते हैं अपने वो सरलता के लिए। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ओम नमः, यही है ना, ओम नमः। अभी इसको ऐसे ही लिख देता हूं, नहीं वैसे ऊपर चढ़ जाएगा ना, क्योंकि आगे व्यंजन है तो यह मां ऊपर हो जाता है, ठीक है। आगे आप संधि में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि आने वाली है, ठीक है। तो शिवाय प्लस ओम नमः। अब यहां पर देखिए अवर्ण से, तो अवर्ण है हमारा, यह कहां से अर्थ लाए, आद गुणा से। तो अवर्ण से ओम शब्द परे रहती, तो ओम है तो दोनों के स्थान में पररूप हो जाता है, अर्थात आ जाके ओम में मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए शिवा योम, और यह जो मा है यह ऊपर आ जाएगा क्योंकि आगे व्यंजन है नमः। आगे यदि स्वर होता तो मह वो ये मा ही लिखा जाता, परंतु आगे व्यंजन है तो यह क्या लिखा जाएगा, अनुस्वार लिखा जाएगा। तो हमारा यह बन गया शिवाय ओम नमः, यह बहुत सरल है। अब आगे जो कहा कि आंग परे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आंग परे होना चाहिए। तो उसको समझाने के लिए एक सूत्र आता है इसी के बाद, कौन सा है वह, अंतादिवच्च। क्या है, अंतादिवच्च। तो हम समझते हैं उसको भी। तो सबसे पहले हमको यह प्रक्रिया कैसे समझना है, आपको सबसे पहले इसमें एक हमारी धातु है इण गतौ। कौन सी धातु है, इण गतौ, यहां पर लिख लीजिए, इण गतौ धातु है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, बहुत सरल है, समझना है पहले आपको। इण गतौ धातु है, इसी का लोट लकार में मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या 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 मैंने बात कही थी, याद रखना है। क्या लिख देता हूं, नहीं भूल न जाए, लोट लकार मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या बनता है, इह बनता है, इह क्या बनता है, इह। आप देखेंगे वहां पर, ठीक है, आप इसका रूप दे सकते हैं, ठीक है। लोट लकार में ऐसा बनता है इह। तो यहां पर जब हमारा इह बना तो इससे पहले आंग उपसर्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम अपना, आंग उपसर्ग। तो कैसे वो परिवर्तन, कई लोग आपको डायरेक्ट बता देंगे, क्या बता देंगे, सी ओ प्लस ए ही, पर नहीं, आप इसकी प्रक्रिया तो जान लीजिए कैसे बना है। तो गकार की संज्ञा हो जाएगी, आप जानते हैं हलंतम से, और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, आ इह। आपको समझ में आया ना, ये किससे लोप हुआ, हलंतम से इस संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, ठीक है। तो हमारा ये बचा आ प्लस इह। तो अब दोनों के स्थान में हमारा क्या होगा, अब आपको यह देखना है, आ है और ई है। तो आप एक सूत्र याद कर लीजिए। कौन सा सूत्र याद करेंगे, आद गुणः। क्या याद करेंगे आप, आद गुणः। तो इसमें क्या था, अवर्ण से अच पर में हूं। तो हमारा जो अच है, ई है, वह अच में पर में है ना, तो अवर्ण भी है इधर, तो दोनों के स्थान में गुण आदेश होता है। गुण में भी कौन कौन से आता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, अदेंग गुणः।
आ आएगा, ए आएगा और ओ आएगा। कौन कौन से गुण प्राप्त हुए? आ, ए, ओ, यह 3 गुण प्राप्त हुए। तीनों तो कर नहीं देंगे, एक करेंगे। तो आप उच्चारण स्थान देखेंगे, कौन सा उच्चारण, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। आ का कंठ है, तो उसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा किसका मिल रहा है? तो ए दैतो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों ए का ही मिल रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि आ का तो कंठ से मिलेगा, ओ का भी कंठ से मिलेगा, पर ए का दोनों से मिल रहा है। तो ए आदेश हो जाएगा, और जब ए आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? दोनों के स्थान में एक होगा ना, ए का पूर्व प्रयोग यहाँ पर अधिकार है, अर्थात दोनों के स्थान में एक होगा। आ और ई के स्थान में ए हुआ, तो क्या बन गया? ए ही। समझ में आया? या ए ही कैसे बना? अर्थात इसमें आंग मैं आपको दिखाने के लिए बनाया हूं प्रक्रिया, किसमें आंग उपसर्ग है या ए में। ठीक है, आपको ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, यह आंग उपसर्ग है ए में। ठीक है, अब इसको मैं नहीं मिटाता हूं, चलिए यहां चलता हूं, यहां दिखाई पड़ रहा है ना। अब देखिए यहां पर आ प्लस ई है, ठीक है, इसको गुण करके ए ही बन गया हमारा। अब आता है हमारा शिव प्लस ए ही, हमको शिवे ही बनाना है ना। अब आते हैं हम अपनी प्रक्रिया में, आपको यह प्रक्रिया नहीं भूलनी है, ठीक है। शिव प्लस ए ही, उधर ज्यादा नहीं लिखूंगा, शायद दिखे या न दिखे। तो शिव में आ है, शिव में जो वा में आ है, फिर इधर ए है, तो आगे यह सूत्र हमारा क्या कहा? कौन सा सूत्र हम लोग पढ़ रहे थे? अंतादिवाच्य के पहले ओम आंगोश्च, अर्थात अवर्ण से ओम आंग परे रहते पर रूप एकादेश होता है दोनों के स्थान में। ठीक है, ओम वाला हम उदाहरण पढ़ चुके, शिवाय ओम नमः, और दूसरा पढ़ते हैं आंग वाला, तो शिव जमा ए ही है। तो अब देखिए अवर्ण से परे है, अवर्ण से, और फिर इधर देखिए आंग पर में है, क्या आंग पर में है? हाँ जी है। कैसे है आंग पर में? क्योंकि यह प्रक्रिया मैं आपको दिखाया, क्योंकि जो आ और ई मिलकर के ही ए बना है, अर्थात आंग उपसर्ग है जो है वह इससे मिलकर के ही बना है ना। आप यह ना सोचे कि अरे यहां पर तो ए है, यहां पर तो आंग है ही नहीं, तो यहां पर कैसे हो गया? क्योंकि हमारा वो ऊपर वाला सूत्र तो यही कहा ना, ओम आंगोश्च, कि आंग पर में होना चाहिए। ओम वाला तो उदाहरण पढ़ लिए, तो आंग कैसे पर में है? तो आपको यह प्रक्रिया दिखा दिया कि आंग कैसे पर में है। ए में आंग है, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा, है तभी मानना पड़ेगा। ठीक है, अब जब मानना पड़ेगा तो यह आ जो है यह ए में जाकर के मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? शिवे ही बन जाएगा। ठीक है, अब आप यह सोचेंगे कि तुम आपको अंतादिवच्य तो सूत्र तो समझाया नहीं, तो यह वही यह कहता है, इसी को समझाने के लिए अंतादिवच्य सूत्र आता है। तो मैं आपको पहले सरल भाषा में समझा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए अंतादिवच्य सूत्र को। ठीक है, अब इसको मिटा सकते हैं, देखिए यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि आपके सामने यह पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। अंतादिवच्य यही है ना सूत्र, अंत ऐसे अलग अलग करके लिख लीजिए, अंत आदि वच्च। ठीक है, इसको मैं पूरा मिटा के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई नर्सरी के बच्चे हम लोग है नहीं कि उनको अलग अलग करके लिखे, मतलब एक एक स्पष्टता होनी चाहिए। यहां पर भी स्पष्टता, ये एक सूत्र है, अंतादिवच्य सूत्र है, उसको विच्छेद करके लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? अंत आदिवच्च। ठीक है, अर्थात यह क्या कहा? इससे पहले एक सूत्र है, उसका अधिकार चल रहा है, एक पूर्व परयोः। ठीक है, तो इस सूत्र का कहने का मतलब है, यह कहने का मतलब है कि पूर्व के साथ अंत, इसमें आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। पूर्व के नीचे लिख लीजिए आप अंत, क्या लिख दीजिए? अंत, दिख रहा है ना। और पर के नीचे क्या लिख दीजिए? एक थोड़ा छोटा कर लो, बहुत चौड़ा हो रहा है। और पर के नीचे लिख दीजिए आप क्या? आदि। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना। पूर्व में के नीचे आप अंत लिख लीजिए, पर के नीचे आदि। अंतादिवच्य का अर्थ बता रहा हूं। और ये पूर्व पर किस सूत्र से ले आया मैं अर्थ? तो एक सूत्र है, बार बार बोल रहा हूं, उसका अधिकार चलेगा। ठीक है, 111 सूत्र तक एका पूर्व परयोः सूत्र है। कौन सा? एका पूर्व परयोः। ठीक है, तो पूर्व पर वहां से उठाया हूं मैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि पूर्व के साथ अंत आएगा और पर के साथ आदि आएगा। तो अब यहां पर देखिए, खिचड़ी तो नहीं पकी ना। अब यहां पर देखिए यार, पर के साथ आदि, क्या कहा इसने? पर के साथ आदि। तो यहां पर क्या है? जो ए है, क्या है यहां पर? जो ए है वह समान आंग के साथ तो मिल गया है। तो यही कह रहा है अंतादिवच्य कि यह जो ए, ये हमने आ और ई बनाया है, तो यह किसके साथ? पर वाला किसके साथ मिल जाएगा?
आदि के साथ मिल जाएगा, तो ई जो है आदि के साथ मिल गया आ, तो और यह ए बन गया। यही इसका अर्थ है अंतादिवच्च का। आप ये इसकी वो अभी देख लीजिए वृत्ति इसमें अंतादिवच्च में क्या लिखी है, तो देखिए यो यमे, एक एक देखिए पंक्ति, यो यमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत् परस्यादिवत् स्यात्। यही है सार जो मैंने आपके सामने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। अर्थात पूर्व के नीचे अंत, पर के नीचे आदि। अर्थात ये क्या कह रहा है, पूर्व और पर के स्थान पर जो यह एकादेश किया जाता है, अर्थात दोनों के स्थान में जो यह एक किया जाता है, वह पूर्व के अंत में, क्या कहा, पूर्व के अंत में, यही है ना, पूर्व के अंत के समान तथा पर के आदि के समान होता है। समझ में आया? नहीं आया होगा, इसीलिए बोलता हूं वृत्ति से पहले हम अपनी भाषा में इसीलिए समझ लिए हैं, ठीक है। क्या कहा उसने, जो नीचे वृत्ति लिखी है, यह अयम एकादेशः, यह जो एक देश हुआ है, अर्थात एक आदेश हुआ है, दोनों के स्थान में एक आदेश हुआ है ना, तो यह अयम एकादेशः, यह जो एक आदेश हुआ है, सा वह पूर्वस्य अंतवत्, पूर्व का अंतिम की तरह, यही है ना, पूर्वस्य अंतिवत्, पूर्व का अंतिम की तरह और पर का आदि की तरह हो जाता है। तो आपको यह समझ में आ गया, यही इसका अर्थ है। अब यहां पर कैसे हो गया, तो पर का आदि में मिल गया ना, पर किसके समान हो जाता है, आदि के। तो आप देख लीजिए ये ई है, तो यह आदि में मिल गया, अर्थात आ इसमें मिल गया जाकर के, ठीक है। पर का आदि में मिल गया, पर वाला आदि में मिल गया, आ में मिल गया, तो ये क्या बन गया, ए। अर्थात आपको यहां पर शिव प्लस ए में, ए में आपको आंग उपसर्ग दिखना चाहिए। यह मेरा समझाने का सारांश था। अब पूरी खिचड़ी को यह मिटा देता हूं, ठीक है। आपको समझ में आया, शिव जमा ए ही में, ए में कैसे आंग उपसर्ग था, मैं आपको दिखा दिया कि इह मूल धातु है, इह में आंग है, वह गुण होकर के ए बन जाता है, ठीक है। तो जब यह हो जाएगा तो आंग हम यहां पर मानेंगे, उसको आंग हमको दिखेगा, और जब आंग मानेंगे तो यह शिवे ही हमारा सिद्ध हो जाता है, कि अर्थात यह पूर्व पर के साथ मिल जाएगा। तो पर रूप संधि हो रही है ना, तो पर के साथ मिल जाएगा। समझ में आ गया? अंतादिवच्च भी मेरे को लगता है वह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला सूत्र है वह अगली संधि से संबंधित है, उसको भी इसी में पढ़ लेते हैं क्योंकि वह ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या है, अकः सवर्णे दीर्घः, बहुत सरल है। क्या है, अकः सवर्णे दीर्घः, ठीक है। आप एक एक सूत्र समझिए, जैसे अंतादिवच्च क्या कहा है ना, ऐसे उससे पूर्व ओमांगोश से क्या कहा, तो ऐसे यह अकः सवर्णे दीर्घः, इसका हम अर्थ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको यह देखना चाहिए। तो क्या है, अक है, आप ऐसे समझिए कि इधर अर्थ हम जानते हैं अपने सिस्टम से निकालते हैं, अक, ठीक है। हलंत कर लीजिए क्योंकि अक प्रत्याहार जब बनाएंगे तो हलंत ही रहेगा, ठीक है। अक प्लस इधर क्या होना चाहिए, सवर्णे, तो सवर्ण परे होना चाहिए। तो कैसा सवर्ण, तो आगे देखिए, एक इको यणच में जब गोपाल दत्त शर्मा वाली आप अष्टाध्यायी पढ़ते हैं ना गोपाल दत्त जी की, तो वहां पर अंडरलाइन कर रखा है अष्टाध्यायी में, ठीक है, अच में, कि अर्थात इसकी अनुवृत्ति कहां तक जाती है, तो उसकी अनुवृत्ति इसमें है, ठीक है। तो इधर अच लिख लीजिए, अचि अर्थात अच। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अकः सवर्णे दीर्घा का। मैं आपको इसलिए ऐसा समझा रहा हूं ना क्योंकि आप एक अनुवृत्ति क्रम एक बार पकड़ लिए ना, तो कोई भी सूत्र का अपने आप अर्थ निकाल लेंगे, आपको वृत्ति देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अक शब्द से अर्थात अक से सवर्ण अच परे रहते, अच परे ही रहते क्योंकि सप्तम्यंत है तो परे ही अर्थ आएगा, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यह अच अर्थ कहां से लाया, इको यणचि से लाया, इको यणचि से, ठीक है। अक से सवर्ण अच परे रहते क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान में एकः पूर्व परयोः भी इसके बाद लिख लीजिए, एकः पूर्व परयोः, पूर्व परयोः, उसकी भी अनुवृत्ति आएगी, ठीक है। एकः पूर्व परयोः, फिर दीर्घ हो जाएगा। देखिए, अक से सवर्ण अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में एक सवर्ण दीर्घ हो जाता है, एक सवर्ण दीर्घ हो जाता है, अर्थात सवर्ण दीर्घ। समझ में आ गया कैसे मैंने अर्थ निकाला इस सूत्र का, एकः पूर्व परयोः सूत्र है, ठीक है।
अक से सवर्ण अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में एक सवर्ण दीर्घ हो जाता है। दीर्घा लास्ट में है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं पूर्व प्रयोग दीर्घा लास्ट में लिख लीजिए, तो आपका पूरा अर्थ सूत्र से ही आ गया। अर्थात अक से सवर्ण अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में एक दीर्घ होता है। ठीक है, अब हम अपना उदाहरण देखते हैं। हमारा उदाहरण इसमें क्या दिया है, सबसे पहले दैत्य प्लस अरिहि। क्या है, दैत्य प्लस अरिहि। अरि मतलब क्या होता है, अरि मतलब शत्रु। ठीक है, मैं आपको मधुवरी जब पढ़ा रहा तो वहां बहुत व्याख्यान से बताया था। अब देखिए यहां पर आपको आ दिख रहा है क्या, इसमें दैत्य ये आ है, ठीक है, ऐसे ही अरिहि। अब यहां पर देखिए ये आ जो है ये अक में आता है क्या, अक में कौन कौन से शब्द आएंगे, तो अक प्रत्याहार कौन कौन सा है, आ ई उ री री, यही है ना, आई उड़ री री, है ना, तो उड़ा तो गिनेंगे नहीं बीच वाला, तो कितने अक्षर आएंगे देख लीजिए। अक में कौन कौन से आएगा, आ ई उ री और री भी आएगा ना, आई उड़ री रिक, तो री री, ये 5 वर्ण आएंगे। अर्थात इधर पूर्व में अक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इधर आप लिख देता हूं मैं, इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं, आ ई उ री और री। ठीक है, इसको मिटा दूं फिर इसका काम नहीं। अर्थात पूर्व में अक हो और पर में इसी के समान अच होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि इधर आ है और इधर ई है, तो फिर सवर्ण संधि नहीं होगी, दूसरी संधि हो जाएगी। ठीक है, गुण संधि इत्यादि जब हम पढ़ते हैं। अर्थात इधर आ होना चाहिए, यदि इधर ह्रस्व आ है तो इधर दीर्घ आ चल जाएगा। ठीक है, परंतु यहां पर यदि ई होगा तो फिर यहां पर दीर्घ संधि नहीं होगी। कहने का आशय यह है, यहां जैसी कंडीशन है इधर भी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ये चीज चल जाएगी। यदि इधर दीर्घ है ऐसा, यदि इधर ह्रस्व है तो वह चल जाएगा। अर्थात इधर छोटा आ है और यदि इधर बड़ा आ है तो चल जाएगा। ठीक है, और यदि यहां पर बड़ा आ है और इधर छोटा है तब भी चल जाएगा। अर्थात आ ही होना चाहिए, चाहे वह छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, वह इधर दोनों साइड ई ही होना चाहिए, चाहे वह छोटी ई या कि फिर बड़ी ई, ह्रस्व या दीर्घ, ऐसे ही ऊ होना चाहिए, चाहे वह छोटा ऊ हो और चाहे बड़ा ऊ हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहां पर देखिए ये दोनों आ है, सवर्ण है कि नहीं, हमारा यही कहा ना, अक से, तो अक हमारा आ है। ठीक है, अक में कौन कौन से आते हैं, तो यह मैंने लिख दिया। अक से सवर्ण अच परे रहते तो सवर्ण अच है क्योंकि ये भी आ है और ये भी, तो सवर्ण अच हो गया। तो पूर्व और पर के स्थान में, पूर्व और पर के स्थान में एक दीर्घ हो जाएगा, अर्थात यह बड़ा आ हो जाएगा। तो अब मिला दीजिए दैत, ये आधा ही था, दैत्यारिहि। समझ में आया। अब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दैत्यारिहि। ठीक है, कोई दिक्कत। इस प्रकार से इसको हम देखिए कैसे अर्थ निकालने हैं अका सवर्ण दीर्घा का, सूत्र से ही आपको अर्थ निकालने का प्रयत्न करना है। ठीक है, अब अगला जो हमारा आता है, अगला हमारा उदाहरण इसी में दिया है श्रीसह। क्या दिया है, श्रीसह, तो उसका विच्छेद श्री जमा ईशः। अब यहां भी देख लीजिए वही कंडीशन है क्या कि नहीं है, देख लीजिए। अब यहां पर किसका अपवाद हो रहा है यह भी आपको देखना है। मान लीजिए पूछ ले कि यहां पर किसका अपवाद है, तो फिर आप क्या कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ई इधर है और ई इधर है। इस सूत्र से तो दीर्घ संधि प्राप्त है, परंतु इससे भी पूर्व कौन सी प्राप्त है, इको यणच पढ़े थे ना, वो क्या कहता है, इक को यण होता है। तो जो श्री में ई है ना, ये बड़ी ई है, तो ये इक को क्या होगा, यण होगा। कब होगा, अच परे रहते, तो ई अच में आता है ना, तो यण संधि तो हो रही है, तो क्यों नहीं हुई, परंतु यह विशेष नियम आ गया, तो विशेष की जगह पूर्व वाला असिद्ध हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यह जो ई है तो इसके समान है, सवर्ण है, दोनों सवर्णी है, तो दोनों के स्थान में ई हो जाएगा। और जब दोनों के स्थान में ई हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, श्रीसह। समझ में आया। यह किसका अपवाद है, गुण का अपवाद है, गुण वो नहीं, यण का अपवाद है, किसका, यण का, इको यणचि। ठीक है, क्योंकि ई है ना, ई के स्थान में यण प्राप्त था। क्यों प्राप्त था, अच परे है, तो यण नहीं हुआ वहां पर। क्यों, क्योंकि यह सूत्र बोला कि नहीं भैया तुम्हें सब अधिकार ले लोगे क्या,
तुम ही पूरे अर्थ को अपने बस में करोगे, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं भी अपने बस में कुछ करूंगा। जब अपने बस में करूंगा, क्या कहा कि पूर्व में भी सवर्ण, पूर्व और पर में यदि सवर्णी है तो दोनों के स्थान में एक दीर्घ हो जाएगा। तो यहां पर बड़ी ई हो गया, अर्थात दीर्घ ई हो गया, तो हमारा यह श्रीसह जो है यह बन गया। तो आप देखें, आज हमने दो संधि पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पररूप संधि पढ़ ली और दूसरी दीर्घ संधि पढ़ ली। अब इसके बाद जो हमारी अगली संधि है वह बहुत महत्वपूर्ण है, पररूप संधि, वो पूर्व रूप संधि। कौन सी है? पूर्व रूप संधि। तो उसको भी आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक सूत्र बना है, इसको मिटा देते हैं, इसका भी एंगी पररूपम का काम खत्म हो गया, पररूप संधि हमारी यह समाप्त हो चुकी है। अब अगला हमारा सूत्र आता है, कौन सा? एंगह पदांता दति, यही है क्या? देख लीजिए, अपने पास भी रखिए, ठीक है। एंगह पदांता दति, यही है। अब यहां पर देखिए, एंगह पदांता दति। अब इसको हम अर्थ कैसे निकालते हैं? अब इसमें भी अनुवृत्ति आती है, किसकी अनुवृत्ति आती है यह आपको देखना है। तो इसको हम पहले अलग अलग लिख करके अर्थ की दृष्टि से लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं कि पदांत एंग, ठीक है, पदांत एंग, और उसके बाद क्या लिख लीजिए आप? अति। पूरा आ गया ना सूत्र का आपका, देख लीजिए, एंगह पदांता दति। तो हम कैसे अर्थ की दृष्टि से लिखेंगे? अपने हिसाब से देख लीजिए, अति। तो पदांत एंग प्लस क्या हो? अति। अति मतलब केवल ह्रस्व आ का बोध होगा। किसका बोध होगा? ह्रस्व आ, ठीक है, लिख दिया हूं ना। ह्रस्व आ हो तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? पूर्व, तो ये दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व रूप में का आदेश हो जाता है। पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप में का आदेश, तो उसकी भी अनुवृत्ति आएगी। एकहा पूर्व परयोः सूत्र की, लिख लीजिए, यहां पर लिख देता हूं। एकहा, उसकी अनुवृत्ति चलेगी अभी, ठीक है। पूर्व परयोः, और फिर इसके बाद लिख लीजिए, फिर क्या है? पूर्व रूप में का आदेशः स्यात्, ऐसे ही आपको इसमें मिलेंगे, अर्थात पूर्व रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। अब इसका अर्थ निकल गया ना आसानी से, देखिए कैसे निकल गया। अर्थात पदांत एंग हो, अर्थात पद के अंत वाला, कैसा हो? पदांत एंग हो, और उसके बाद अति परे रहते, क्या होना चाहिए? अति। अति मतलब ह्रस्व आ परे रहते, समझ में आया? पदांत एंग के बाद ह्रस्व आ परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में, यह ना, पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होता है। अर्थात अभी तक पर में मिल जा रहा था, एंगा, वो जो पहली एंगी पर रूपम पढ़े थे तो पर में मिल जा रहा था, अब यह पर वाला पूर्व में मिल जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये पूर्व रूप संधि है, पूर्व वाला वो पर वाला पूर्व में आकर के मिल जाएगा, ठीक है। एक बार इसका और अर्थ देख लीजिए, मन में दोहरा लीजिए बार बार। ये देखिए, पदांत एंग से अति परे रहते, अति मतलब ह्रस्व आ परे रहती, ये है ना अति। देखिए, यही अर्थ मैंने ऊपर का ही लिया, कहीं और से नहीं ला रहा हूं। पदांत एंग से अति परे रहते, ह्रस्व आ परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में, अर्थात दोनों के स्थान में पूर्व रूप होता है, अर्थात पर वाला पूर्व में मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब हम इसमें एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? हरे प्लस अव, हरे प्लस अव, कई लोग जमा भी प्लस भी, जो आपकी इच्छा हुआ बोल लीजिए। अब यहां पर देखिए, पदांत एंग, पदांत होना चाहिए, पद के अंत वाला, ठीक है। तो यहां पर ए जो है वह पद के अंत में है, ए दिख रहा है ना आपको, कहां है? ये प्लस अव। अब यहां पर आप यह देखें कि यह हमारा अति अर्थात ह्रस्व आ है क्या? हाँ जी है। तो यह जो है पर वाला पूर्व में मिल जाएगा, और जब यह पर वाला पूर्व मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? हरेव। क्या? हरेव। अब कई लोग सोचेंगे मैंने गलत लिख दिया। अब यहां पर एक चिन्ह लगता है अवग्रह का चिन्ह, वह तो लगाया नहीं, पर पाणिनि व्याकरण में कहीं भी वह उन्होंने उल्लेख नहीं किया कि आप वह अवग्रह चिन्ह लगाइए। पर तब भी हमारा गुरु परंपरा से हमको प्राप्त हो रहा है, वह गुरु जी हमारे लगा रहे हैं। वह किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि यह आपको आ दिखे। यदि आप ऐसे लिखते हैं गलत नहीं है, कोई इसको गलत व्याकरण शास्त्र में नहीं कह सकता है, ठीक है, परंतु वह आद दिखाने के लिए यह आप अवग्रह लगा देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। समझ में आया? यह अवग्रह,
इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह। अवग्रह से हमको यह बोध हो जाता है कि यहां पर आ है, ठीक है। परंतु यदि आप ऐसे भी लिखते हैं तो कोई व्याकरण शास्त्र में आपको गलत बिल्कुल कतई कह ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया कि यह जो पर है यह पूर्व के साथ में मिल गया तो हरेव बन गया, ठीक है। स्पष्ट है किस प्रकार से हमने इसका अर्थ निकाला। और यह पदांत एंग था और अति अर्थात ह्रस्व आ परे है, तब पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप आदेश हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है, तो अगला उदाहरण देख लीजिए, विष्णु प्लस अव। क्या है? विष्णु प्लस अव। और जो अभी हमने उदाहरण पढ़ा था इसमें आपको यह भी देखना है कि यह किसका अपवाद है, ठीक है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, एचो यवा यावह पढ़ा था। वह क्या कहता है कि एच के स्थान में क्रमशः आय आव आदेश हो जाते हैं। तो अभी हमने क्या उदाहरण पढ़ा था? हमने उदाहरण पढ़ा था हरे प्लस अव। तो ये पढ़ा था ना हमने, हरे प्लस अव पढ़ा था कि क्या कहता है कि वो एच के स्थान में, तो एच ए है तो इसका में आय आदेश हो जाना चाहिए था क्योंकि अच परे भी है, परंतु नहीं हुआ। यह सूत्र आकर के उसको रोक देता है, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि यह किसको रोकता है, किसका अपवाद है, कैसे विशेष यह सूत्र है, तो आपको बताने के लिए बता दिया कि यहां पर अयादि संधि हो रही थी, ठीक है। तो उसको रोक करके यह हमारा सूत्र लगा, कौन सा? एंगा पदांतात अति, ठीक है। अब यहां पर देखिए विष्णु प्लस अव, तो यहां पर ओ है ना, ए ओ पदांत मतलब पद के अंत में ओ आ रहा है। एंग में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में, ए और ओ आते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, तो यह जो पर वाला है यह पूर्व के साथ मिल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? विष्णु। यदि मैं ऐसे भी लिख दूं तो वह भी गलत नहीं है, विष्णु, ठीक है। और यदि ऐसे भी लिख दूं, क्योंकि आ दिखाने के लिए हमारे गुरुजन लोग लिखते हैं, तो यह भी हमको परंपरा माननी चाहिए। परंतु पाणिनि व्याकरण ने इसको कहीं गलत भी नहीं कहा, क्योंकि उसके सामने हम लगाए ही नहीं, तो क्या गलत कहेंगे। तो हमको गुरु परंपरा से प्राप्त है, तो हमको यह अवग्रह लगा देना चाहिए, क्योंकि इसमें आ दिखाने के लिए अवग्रह लगाते हैं लोग, ठीक है। तो आपको हमको यह हमारा हो गया। और यह विष्णु कहां हमको बनता है? विष्णु कौन सी विभक्ति का है? तो आप देखेंगे संबोधन एक वचन में बनता है, ठीक है। संबोधन का यह विष्णु रूप है। अब मिटा दो इसको। और यह किसका अपवाद है? तो अयादि संधि यहां पर हो रही थी, उसको रोक करके कौन सी संधि हो गई हमारी? यह पूर्व रूप संधि हो गई। तो आपको ना यह सब नियम ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि कहां। अब देखिए, अब सब संधि की सीमाबद्ध हो रही है कि कौन सी संधि कहां तक होगी, अर्थात सब संधियां अपनी औकात में रहेंगी, अपना औकात नहीं भूलेंगी, अर्थात वह उतने अक्षर में ही होंगी। अब केवल ये नहीं कि कहीं भी अच कह दिया तो पूरे अच को घेर लेंगी, ऐसा नहीं है। अब सब देखिए सीमाबद्ध हो रहा है, उनको उतने में ही बांधा जा रहा है, तो अब आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, इसको मिटा दूं, यह आपको मैं समझता हूं यह स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। और आपको यह अर्थ इसमें याद रखना है। तो यह जो हमारा एंगा पदांती था यह भी स्पष्ट हो गया। तो आज हमने 3 संधि पढ़ ली। कौन कौन सी? एक पढ़ ली पर रूप संधि, फिर पढ़ लिया दीर्घ संधि, और तीसरी पढ़ लिया पूर्व रूप संधि। इसके बाद जो हमारी प्रकृति भाव संधि आती है उसका विषय थोड़ा बृहद है, उसको मैं अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।